Hello and good evening, everybody. I am Dilip Puri. I welcome you all to the Polity Sessions at Percham Classes. नए साल के पॉलिटी सेशन में पहले पॉलिटी सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट ईयर पिछले साल के एंड के 2 हफ्ते में हम क्लासेस नहीं ला पाए। आई वॉज स्टक अप इन सम इमरजेंसी, इस वजह से क्लासेस नहीं आ पाई। काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस भी आए हैं, मैसेजेस आए हैं, कमेंट आए हैं टू अपलोड द नेक्स्ट क्लास। तो आज से रेगुलरली आपकी नई क्लासेस भी अपलोड होती जाएंगी एंड आने वाले हफ्ते में इनफैक्ट हम फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी सी बढ़ा देंगे। तो जो भी गैप, जो भी लक्यूना क्रिएट हुआ है आप लोगों का, वो फिलअप हो जाएगा और आपका उसी पेज पे वापस कोर्स कंटिन्यू करेगा जिस पेज पे चलता हुआ आया था। सो डोंट वरी अबाउट इट, जो भी लॉस हुआ है उसको हम कवर अप कर लेंगे। अभी के लिए जो आज का नए साल का नया टॉपिक है वो है डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स। अब डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट, यहाँ पे एक वर्ड लगा हुआ है वर्सेस। वर्सेस का मतलब क्या होता है? बनाम, एक के बनाम दूसरा। मतलब जब भी कोई मैच होता है, जब भी कोई लड़ाई होती है, तो एक बनाम दूसरा, एक के विरुद्ध दूसरा जो होता है, दैट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ वर्सेस। वर्सेस का मतलब ये है। तो इधर भी ऐसा ही कुछ है, डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स। अब आप बोलेंगे कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है और ये दोनों आपस में क्यों भिड़ गए, या इन दोनों में आपस में कौन सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, या कौन सा इन दोनों में मैच हुआ जो आपने लिख रखा है डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स। तो इसको समझने के लिए हमें यह देखना है कि हमने डीपीएसपी को पढ़ा था पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रिसेंटली ताजा हमने डीपीएसपी खत्म किया। क्या होता है डीपीएसपी, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है, क्यों इसे लागू करना चाहिए, सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, ये सारे पहलू हम, सारे एस्पेक्ट हम डीपीएसपी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अच्छे से पढ़ चुके हैं। सिमिलरली उससे पहले हमने करा था फंडामेंटल राइट्स विच वॉज दी पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी हम बहुत डिटेल में कर चुके थे। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, कौन कौन से राइट्स होते हैं, इट इज अवेलेबल टू द सिटीजन अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द स्टेट। तो ये सारी डिटेलिंग हमने ले ली। अब ये दोनों के दोनों ही क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है और दोनों ही एडजेसेंट है, एक के बाद दूसरा। थर्ड इज फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 इज डीपीएसपी। बट इन दोनों में खास फर्क है, इन दोनों में खास फर्क है जो कि आप सपोज आप सबको पता होगा इतना पढ़ने के बाद, कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल राइट्स और गारंटीड राइट्स। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को गारंटी प्रदान करता है, गारंटी प्रोवाइड करता है कि एनी केस इफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन आर एब्रोगेटेड और अब्रिज्ड, कहीं पे भी उसके फंडामेंटल राइट अगर वायोलेट हो रहे हैं तो ही कैन मूव अप टू द सुप्रीम कोर्ट और वहां पे जाके आर्टिकल 32 के तहत वो रेमेडी मांग सकता है। सो हर सिटीजन को ये राइट उपलब्ध होंगे जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, और स्टेट इंश्योर करेगी कि वो किसी के भी फंडामेंटल राइट एब्रोगेट नहीं करे। ये हमारे को पता है, ये हमारे को पार्ट 3 में बोल दिया गया। सिमिलरली क्या है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या थे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल है नॉन जस्टिसिएबल। नॉन जस्टिसिएबल है मतलब ये डायरेक्शन है स्टेट के ऊपर, ये डायरेक्शन है स्टेट के ऊपर कि आपको ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल अपनी पॉलिसीज में लागू करने चाहिए, या जब भी आप कोई पॉलिसीज या लॉ बना रहे हो तो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को दिमाग में रखना चाहिए व्हाइल फ्रेमिंग दी पॉलिसीज। उसका टच आना चाहिए, उसका एसेंस आना चाहिए इन दी पॉलिसी, ठीक है। तो लेकिन क्या है, ये नॉन जस्टिसिएबल है, ये नॉन जस्टिसिएबल है। अगर आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया, यहां कोई भी सिटीजन ये नहीं बोल सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी दिया गया है बट मेरा डीपीएसपी जो दिया गया है या स्टेट को जो एक्शन दिया गया है वो ढंग से फॉलो नहीं हो रहा है, स्टेट उस पर ध्यान नहीं दे रही है, और वो जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। ये इनका मोटा मोटा फर्क है। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का जो मोटा मोटा फर्क क्या है, वो जस्टिसिएबल है और वो नॉन जस्टिसिएबल है। दोनों के दोनों इन अ वे आर राइट्स अवेलेबल टू द सिटीजन। दोनों के दोनों किसके लिए? सिटीजन को राइट प्रोवाइड कराने के लिए। बट वहां पे क्या है, वहां पे पहले ही बोल रखा है फंडामेंटल राइट में कि भैया यहाँ पे स्टेट के ऊपर रोक लगेगी तो लगेगी, फंडामेंटल राइट किसी भी तरीके से एब्रोगेट नहीं हो सकते। डीपीएसपी में क्या है, बस इसको थोड़ा सा लाइट कर दिया है, इसका जो इसकी जो महत्व है उसको लाइट किया गया है कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए, स्टेट गवर्नेंस को कोशिश करनी चाहिए कि वो डीपीएसपी को भी फॉलो करे व्हाइल फॉर्मुलेटिंग दी पॉलिसीज फॉर द सिटीजंस और फॉर द स्टेट। क्योंकि सिटीजंस के लिए ही पॉलिसीज बनेंगी, सरकार गवर्न किसको करेगी? सिटीजन को ही करेगी। तो ये दोनों के दोनों राइट्स हैं, बस एक जस्टिसिएबल है और एक नॉन जस्टिसिएबल है। इसका भी कारण आपको पता है क्यों किया गया कि ये जस्टिसिएबल रखे गए और ये नॉन जस्टिसिएबल रखे गए। तो इसका कारण ये है कि जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था तो हमारे पास रिसोर्सेज इतने अबंडेंट नहीं थे, हमारी कंट्री इतनी सक्षम नहीं थी कि सारे के सारे राइट्स एट अ टाइम ही प्रोवाइड करा दे।
कुछ राइट्स जो बहुत ही ज्यादा नेसेसिटी थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, उनको फंडामेंटल राइट में रखा गया। जो बहुत ज्यादा जरूरत थी या बहुत सालों से जो प्रत्याड़ना हम झेलते हुए आ रहे थे, उसको दूर करने के लिए हमारे को फंडामेंटल राइट तो इंस्टेंट देने ही देने थे। बट डीपीएसपी के साथ हम क्या कर सकते थे, थोड़ा सा हमारा समय ले सकते थे, थोड़ा सा हमारा सिस्टम को परखने में, हमारे सारी कंट्री को ग्रो करने के, रिसोर्सेज डेवलप होने में हमारी बफर पीरियड ले सकते थे हम। उसके लिए डीपीएसपी को क्या रखा गया, पार्ट 4 में रखा गया और बोला गया कि आप इसके प्रयास कीजिए, जैसे जैसे आपकी कंट्री ग्रो करती जाए, जैसे जैसे आपकी स्टेट ग्रो करती जाए, आप इनको इनकलकेट करना चालू कीजिए। बट दे आर ऑल्सो इसेंशियल इन दी गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री। आप अपना देश चलाएंगे तो उसमें डीपीएसपी भी महत्व रखता है जितना फंडामेंटल राइट रखता है। ठीक है, तो ये इन्हीं की दो लड़ाई है। अब क्या हुआ, अब जैसे जैसे आजाद हुआ हमारा देश और हमारे सरकारों ने काम करना चालू किया, तो फंडामेंटल राइट तो भैया उनको झक मारा के अब्रोगेट करने ही नहीं थे, उनके पास पावर ही नहीं थी कि फंडामेंटल राइट को वो एब्रोगेट करे, ऐसी कोई पॉलिसी बना नहीं सकते थे। बट क्या है, डीपीएसपी की आड़ में उन्होंने बहुत सारी पॉलिसी ऐसी बनाई। अब आड़ में का मतलब नहीं उनका इंटेंशन गलत था, एट द एंड ऑफ द डे डीपीएसपी उन्हें लागू करना था। तो जब डीपीएसपी लागू करने वो मार्केट में निकले या वो बाजार में निकले कि भाई अब हमें डीपीएसपी के लिए पॉलिसीज बनानी है या पॉलिसी में डीपीएसपी का एक अंश देना है, एक टच देना है, तो जब वो उसको बनाने निकले तो क्या हो रहा था, फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहे थे, फंडामेंटल राइट एब्रोगेट हो रहे थे। तो वैसे तो क्या है, फंडामेंटल राइट एब्रोगेट नहीं होने चाहिए और डीपीएसपी को भी लागू करना है, बट क्योंकि जब प्रैक्टिकल लाइफ में इसको उतारा गया, तब तो कॉन्स्टिट्यूशन में, किताबों में लिख दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बुक में लिख दिया कि भैया ये राइट है और इनको इंप्लीमेंट करने की आपकी प्रयास होने चाहिए डीपीएसपी में। बट जब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारने निकले, हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारने निकले, तो क्या हुआ, जब जब डीपीएसपी लागू करने की कोशिश कर रहे थे हम, कुछ डीपीएसपी लागू करने की कोशिश कर रहे थे, तो फंडामेंटल राइट बीच में आड़े आ जाते थे। फंडामेंटल राइट बीच में एक सिस्टम बन जाता था जो कि इस लाइन को क्रॉस नहीं करने देता था, इस लाइन को क्रॉस नहीं करने देता था, एक लक्ष्मण रेखा बन जाती थी कि आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते भले ही आप डीपीएसपी लागू कर रहे हो। तो ये हमेशा से सिस्टम रहा, जिसकी वजह से एग्जीक्यूटिव या आप लेजिस्लेटिव दोनों बोल सकते हैं, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जो है, इसकी हमेशा जुडिशरी से लड़ाई होती रही, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उससे लड़ाई होती रही। क्योंकि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का काम क्या है, हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो काम किसका है, जुडिशरी का है। वो जुडिशरी जो हमारी तीसरी विंग है उसका काम है। तो जब जब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव लॉ बनाते और उसको कार्य प्रणाली में लाके उसको लागू करने की कोशिश करते, जुडिशरी बीच में आ जाती। तो ये जो लड़ाई है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये बेसिकली पार्ट 3 और पार्ट 4 की लड़ाई है, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स की लड़ाई है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की लड़ाई है। ये इसमें इतने सारे पहलू आ जाते हैं और ये लड़ाई काफी समय तक चलती रही। उसका कारण भी है कि क्योंकि हमारा देश इवॉल्व होते होते ही होगा, बनते बनते ही बनेगा। पहले दिन किताब में लिख दिया सारा का सारा, वैसा का वैसा उतर नहीं जाएगा, रियल लाइफ में नहीं उतरेगा। तो जब उसको प्रैक्टिकली उतार रहे थे, रियल लाइफ गवर्नेंस में उतार रहे थे, तो बहुत सारे मुद्दे क्रिएट हो जाते थे। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप पॉलिटी पढ़ो तो कभी भी पार्टी बायस होके मत पढ़ना कि पार्टी ने ये करा या इसका ये एजेंडा था। सब जैसे जैसे उसको उतार रहे थे, नई नई चीजें सबको पता पड़ रही थी, ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं कई ग्रुप होगा एक काम करने के लिए, उसको अपोज करेगा, एक ग्रुप होगा जो उसको फेवर करेगा। तो ये लड़ाई तो चलती रहेगी इस दुनिया में, सालों से सदियों से चलती आई है, हजारों सालों से चलती आई है। शुरुआत लड़ाई से हुई है और लड़ाई चलती रहेगी। तो उसको इग्नोर करो, पर आपको अगर एज ए गुड सिटीजन, एज एन अवेयर सिटीजन बनना है, तो आप उसके पहलू समझो कि क्यों हुई लड़ाई, क्यों हो सकती थी लड़ाई। लड़ाई होना वाजिब है, होगी। हर पहलू के हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर कॉइन के दो साइड होते हैं। तो लड़ाई तो होएगी, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बट आपको यह समझना जरूरी है कि क्या वजह थी कि लड़ाई पनपी। ठीक है, तो ये था हमारा डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट। तो मैंने आपको ब्रीफिंग दे दी कि आज हम किस बारे में चर्चा करेंगे। ये कुछ आर्टिकल्स मैंने जो काम आएंगे वो मैंने लिख लिए हैं थोड़े सा आपको नोट डाउन कराने के लिए। इसको जैसे जैसे हमारे को काम आएंगे वैसे वैसे हम इस पे चर्चा करेंगे। तो अभी तक जो मैंने आपको कहानी बताई कि जो लड़ाई क्रिएट हो रही थी, उसके कारण दो ये पहलू हैं, दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहते हैं। कि आर्टिकल 13 क्या बोलता है, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट कर रहा है या इज नॉट कंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट जो गीत गा रहा है उसके साथ वो नहीं चल रहा, कुछ अलग कर रहा है, तो ऑल लॉज इन फोर्स, ऐसे जितने भी लॉ आप बनाएंगे इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट with the provision of this part shall be to the extent of such inconsistency be void। यानी कि कोई भी जो आप लॉ बनाएंगे जो कि फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट करेगा, जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है
तब से लेके इस लॉ को हम क्या करेंगे, वॉइड घोषित करेंगे, वॉइड माना जाएगा। और ये बोलेगा कौन, ये डिक्लेरेशन कौन देगा, ये डिक्लेरेशन देगा कोर्ट। इफ चैलेंज्ड, कोर्ट इस पर डिक्लेरेशन देगा। तो उस लॉ को वॉइड माना जाएगा, या उस लॉ में जो पार्ट है, जो पार्ट फंडामेंटल राइट को वायोलेट कर रहा है, उतना पार्ट क्या हो जाएगा, उतना पार्ट वॉइड घोषित हो जाएगा। सबसे पहली आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 ये पावर देता है किसको, ये आर्टिकल 13 पावर देता है फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरा क्या बोल दिया अब यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 37 डाला हुआ है पार्ट 4 में कि द प्रोविजन कंटेन इन दिस पार्ट, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के पार्ट में जो प्रोविजन है, शल नॉट बी एनफोर्सिबल बाय एनी कोर्ट। ये तो बोल दिया कि भाई कोर्ट को एनफोर्सिबल नहीं होंगे, बट इसके साथ क्या इस लैंग्वेज ने थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि द प्रिंसिपल हेयर देयर इन लेट डाउन आर नेवरदलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री एंड इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी स्टेट, ड्यूटी ऑफ द स्टेट, स्टेट मशीनरी की ड्यूटी होनी चाहिए टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स while making laws and policies for the governance। अब यहां पे आर्टिकल 37 ने क्या बोल दिया कि भैया ये भले ही जस्टिसेबल नहीं है, ये भले ही जस्टिसेबल नहीं है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। जब आप पॉलिसीज बनाओगे तो आपको डीपीएसपी लागू करने पड़ेंगे, या आपको दिमाग में रखते हुए उनको मुद्दे नजर रखते हुए आपको पॉलिसीज बनानी है। आपकी सारी पॉलिसीज शुड रिवॉल्व अराउंड दी, सारी तो नहीं बट पॉलिसीज में डीपीएसपी के अराउंड घूमनी चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। तो डीपीएसपी को भी इंप्लीमेंट करना है आपको। अब ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, ये दोनों क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई, एक दूसरे को अपोज कर रही है कि भैया यहां तो ये बोल रहे हैं कि भाई साहब डीपीएसपी लागू करना है, एनफोर्सिबल होना चाहिए, धीरे धीरे आपको रिसोर्सेज ऐसे डेवलप हो, आप सरकारों को डीपीएसपी लागू करना चाहिए, पॉलिसी बनाते हुए ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब मैं ये पॉलिसी बनाने जाता हूं तो कई बार ऐसा होता है कि फंडामेंटल राइट वायोलेट हो जाता है। क्या हो जाता है, फंडामेंटल राइट वायोलेट हो जाता है। तो अब ऐसा कोई भी लॉ, ऐसी कोई भी पॉलिसी में जो बनाता हूं जो फंडामेंटल राइट को वॉइड करती है, वायोलेट करती है, तो उसको तो भैया मानना ही नहीं है, उसको तो वॉइड क्रिएट करना है। तो ऑटोमेटिकली लड़ाई क्रिएट होगी इन दी लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सिर्फ लिखा गया, लोगों को समझाया नहीं गया या प्रैक्टिकली उतारा नहीं गया। प्रैक्टिकली उतर, ऑब्वियसली बात है, प्रैक्टिकली इतनी बड़ी किताब एक दिन में तो प्रैक्टिकली उतरेगी नहीं गवर्नेंस में। उसको धीरे 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 जैसे जैसे सरकारों ने उतारा, अपने प्रयास करे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लगे, ये कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट होने लगे, और बहुत ही नेचुरल सी बात है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बाकी के जो आर्टिकल है वो धीरे धीरे अपन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे, अपन समझते जाएंगे। मैंने यही लिख दिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, आपको आर्टिकल के साथ समझ में आए कि लड़ाई हो रही थी तो क्यों हो रही थी, कौन से शब्द भिड़ा रहे थे एक दूसरे को। तो अब ये क्या है, वेयर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी व्हिच शुड प्रिवेल। क्वेश्चन हमेशा क्या बन गया कि भैया जब भी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स की लड़ाई होगी तो किसको प्रिवेल करना है, इस क्वेश्चन के प्रति लड़ाई चलती रही। और लड़ाई इतनी स्ट्रांग रही कि 1951 से लेके, पहला जो कोर्ट केस था वो 1951 में था, चंपकराम दोराईराजन केस, वहां से लेके 1980 मिनर्वा मिल केस तक ये लड़ाई चलती रही। तो आप देख रहे हैं ये छोटा सा जो एक क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करने के लिए पूरे देश की एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी को 30 साल का समय लग गया, ऑलमोस्ट 30 साल का समय लग गया। उसके बाद भी आज भी इट इज नॉट वेरी प्रीटी क्लियर कि भैया अपन बोल दें कि भैया ये फंडामेंटल राइट्स ऊपर रहेंगे या डीपीएसपी ऊपर रहेंगे, इट इज नॉट वेरी क्लियर। आज भी कॉन्स्टिट्यूशन डायनामिक है, आज भी सुप्रीम कोर्ट डायनामिक व्यू दे सकती है, उनको कुछ नया लगेगा तो वो इनकलकेट कर सकती है। ये कहानी आपको आगे आगे भी समझते जाएगी, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगी। So DPSP are not enforceable by law but just directives to the state. But when the state tries to implement the DPSP, there can be a conflict between the fundamental rights and DPSP. ये मैं आपको कहानी समझा ही चुका हूँ। तो ये जो मेन लड़ाई है वो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 37 की लड़ाई है, क्योंकि दोनों आर्टिकल हमारे को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, बट जब हम करते हैं तो भैया दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अब सबसे पहले जो कहानी चालू होती है वो चालू होती है 1951 में। 1951 में सबसे पहला केस है चंपकराम दोराईराजन केस। कहानी मतलब ये भिड़ंत चालू कहां से हुई, ये टसल चालू कहां से हुई, क्यों लड़े ये दोनों भाई, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल बिल्कुल बगल में रहते हैं, एक पार्ट 3 एक पार्ट 4 है, फिर इन दोनों में लड़ाई क्यों हुई। तो सबसे पहले जो लड़ाई हुई वो हुई चंपकराम दोराईराजन केस में, चंपकराम दोराईराजन केस। अब ये एक महिला थी, इस केस में मैं आपको सिर्फ ब्रीफिंग दूंगा, हल्की सी ब्रीफिंग दूंगा सब केस की। डिटेल केस जो भी होंगे उनके लिए अपन अलग वीडियो ले आएंगे, इफ पॉसिबल या इफ नेसेसरी तो हम अलग से वीडियो लाएंगे। हाउएवर वी आर नॉट स्टडिंग लॉ, तो हमारे को केस की इतनी माइन्यूट डिटेल नहीं चाहिए, हम पॉलिटी है तो हमें ओवरव्यू से ही काम चल जाएगा। बट स्टिल आई विल ट्राई टू ब्रिंग वीडियोस ऑन दीस केसेस वंस आई गेट टाइम। अदरवाइज चंपकराम दोराईराजन केस क्या है जो अभी के लिए मैं आपको समझाऊं, तो ये एक महिला थी जो एडमिशन लेने गई मद्रास के मेडिकल कॉलेज में, मद्रास के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने गई।
हाउएवर ये खुद डायरेक्ट एडमिशन लेने नहीं गई, इन्होंने एप्लीकेशन की थी, वहीं पे इनको रिजेक्शन मिल गया। तो एक केस था। इसके साथ एक और केस था श्रीनिवासन का, 1951 का ही। वो मद्रास के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने गए थे, वो प्रैक्टिकली गए थे, उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया। कुल मिला के कहानी क्या है कि जब एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे थे तो इनको रिजेक्ट कर दिया गया एडमिशन, क्योंकि जो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी थी, किसी प्रकार का जिसपे रिजर्वेशन नहीं था, वो सारी की सारी फिल हो चुकी थी। अब जो भी थी वो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए सीट्स थी। किसके लिए थी? रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए सीट्स थी। और ये रिजर्व्ड कैटेगरी वाले पार्ट में नहीं आते थे। तो इनका जो एडमिशन था, जब ये लेने गए मेडिकल कॉलेज के लिए कि सर मेरे को एडमिशन चाहिए, मेरे ये मार्क्स हैं जो आप कट ऑफ ले रहे हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए उससे ऊपर है, तो मुझे एडमिशन दीजिए। बट उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, क्योंकि जितनी भी सीट्स बची हैं वो अब रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बची हैं, एंड यू पीपल डू नॉट बिलोंग टू दी रिजर्व्ड कैटेगरी। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करेंगे तो बिल्कुल आपको एडमिशन मिल जाता, आपके मार्क्स इनसे ऊपर ही हैं रिजर्व्ड वाले से। बट क्योंकि अनफॉर्चुनेटली द सीट्स आर बीइंग रिजर्व्ड फॉर सर्टेन काइंड ऑफ पीपल, फॉर सर्टेन कम्युनिटीज, किन्हीं के लिए हमने रिजर्व कर रखी है, आरक्षण जिसको हम बोलते हैं, आरक्षित कर रखी है, तो इसलिए हम आपको एडमिशन का डिनायल करते हैं, हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। इस टाइम क्या होता था, यहां पे एक मद्रास कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर चलता था। ये अंग्रेजों के टाइम से चलता हुआ आ रहा था। कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर चलता था। मद्रास की जो भी ये स्टेट एजुकेशन बॉडीज थी, यहाँ पे मद्रास कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर चलता था, जीओ चलता था, जहां पे एक पर्टिकुलर कैटेगरी तो अनरिजर्व थी, अनरिजर्व वाले खत्म हो जाते थे, तो कुछ सीट्स किसी रिजर्व कैटेगरी के लिए होती थी, जिसमें से नॉन ब्राह्मण्स आ जाते थे, हरिजन्स आ जाते थे, या आपके दूसरी जो एंग्लो इंडियन सोसाइटी आ जाती थी। तो ये सब कैटेगरी के लोगों को भी क्या करा था, ये सब कैटेगरी के लोगों को रिजर्व कैटेगरी में डाला गया था। ये फॉलो होता था अंग्रेजों के टाइम से। लेकिन चंपाकराम दोराईराजन ने क्या बोला? चंपाकराम दोराईराजन ने बोला कि सर अब तो हम आजाद हो चुके हैं, अब तो हमारा देश आजाद हो चुका है, अब हम अंग्रेजों के राज में नहीं है। साथ ही साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट दे रखा है। फंडामेंटल राइट में बोल रखा है आर्टिकल नंबर 29(2), फंडामेंटल राइट में बोल रखा है आर्टिकल नंबर 29(2), नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और एनी वन ऑफ देम। अब यहां पे क्या कर दिया इन्होंने प्रूफ लगा दिया कि भैया आर्टिकल 29(2) मुझे मना कर रहा है कि भैया कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो आप अगर ये रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कुछ एडमिशन रख रहे हैं या कुछ सीट्स रख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप मेरे फंडामेंटल राइट वायोलेट कर रहे हैं, क्योंकि आप मेरे से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। रिजर्व्ड किसके लिए थी? बैकवर्ड सोसाइटी के लिए थी, नॉन ब्राह्मण्स के लिए थी, हरिजन्स के लिए थी, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए थी। लेकिन है तो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ही ना, कि एक जनरल आदमी को या एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के आदमी को एडमिशन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? अगर मार्क्स के बेसिस पे नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं थी कि मार्क्स कम है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहां पे मार्क्स की कहानी नहीं हो रही, यहां पे धर्म की कहानी हो रही है, यहां पे कास्ट की कहानी हो रही है, इस वजह से एडमिशन नहीं मिल रहा। तो ये यहां पे मुद्दा क्रिएट हो गया। अब यहां पे क्या हुआ, सामने वालों ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं सर, हमें क्या है, हमें डीपीएसपी बोलता है। हम क्या बोल रहे हैं? डीपीएसपी हमारे को पावर देता है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। The state shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people and in particular of the scheduled caste and scheduled tribes and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation। तो अब ये पावर इनके पास कहां से आ रही है? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल इनको पावर दे रहा है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। चंपाकराम दोराईराजन भी सही है भाई कि ये फंडामेंटल राइट मना कर रहा है कि आप मेरे को वायोलेट नहीं कर सकते। यहाँ पे ये भाई साहब भी सही बोल रहे हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोल रहा है कि आप ऐसी पॉलिसीज बनाए। स्टेट ऑफ मद्रास के अगेंस्ट केस था ये। तो दोनों ही पार्टी सही है, तो अब किसके पास दरोमदार है सारा? कौन डिसाइड करेगा? वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट को बोला इन्होंने कि आप रिट इशू करिए, आर्टिकल 32 के तहत मेंडमस की रिट इशू करिए, या कुछ भी प्रेरोगेटिव के अनुसार आप रिट इशू करिए। पर ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। ये चंपाकराम दोराईराजन और श्रीनिवासन जो दूसरा आदमी था, उन्होंने ये प्लीड किया। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया? अब क्योंकि तब नई नई किताब बनी थी, 1951 का केस है, 1950 में संविधान रिलीज हुआ था, तो ऐसा भी नहीं था कि सबको पता है, सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन था। एक आम जनता का अलग था, सरकार का अलग इंटरप्रिटेशन था, एग्जीक्यूटिव का अलग इंटरप्रिटेशन था, लेजिस्लेटिव का अलग था, जुडिशरी अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रही थी। गलत तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, सब अपनी तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे।
अब क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट की थी कि भैया मेरे को डिसाइड करना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट अपने हिसाब से दे दिया। उन्होंने बोला नहीं भैया, ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर ओवर डीपीएसपी हमारी नजर में। इसका भी यहां पे क्या है, यहां पे हमारी नजर में है, सुप्रीम कोर्ट की नजर में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की नजर का भी मतलब ये नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट एक आदमी है। सुप्रीम कोर्ट एक आदमी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट एक बेंच है। यहां पे बेंच डिसाइड करती है, ठीक है ना। आप कभी भी ये मत सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, एक आदमी का फैसला है, नहीं है। ये बेंच का फैसला है, बेंच में ये मेजोरिटी से डिसाइड होता है। तो भैया बहस तो यहां पे भी है, बहस तो यहां पे भी है, लड़ाई तो यहां पे भी है। तो बेंच पे जो आदमी बैठे ना, वो भी आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं भैया ये सही है, ये सही है। इवेंचुअली जो मेजोरिटी सोचती है उसको लागू करेंगे। तो मेजोरिटी ने क्या सोचा कि जो फंडामेंटल राइट्स है आर सुपीरियर ओवर डीपीएसपी, क्योंकि किताब में अच्छे से लिखा गया है। इसकी और डिटेल में आपको समझा सकता हूं, पर आपके काम की नहीं है कि भैया अगर पार्लियामेंट को चाहिए होता, या जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो जैसे आर्टिकल 16 के तहत उन्होंने सब क्लॉज डाल रखे हैं, वैसे आर्टिकल 29 के तहत वो सब क्लॉज डाल सकते थे कि भैया हमें जो भी अपलिफ्टमेंट करना है उनके लिए अगर हम कोई प्रावधान बनाएंगे तो फंडामेंटल राइट को वायोलेट नहीं करेगा। तो ये उन्होंने नहीं बनाया। खैर ये आपके भी काम की बात नहीं है। कुल मिला के बात क्या है, ऑल फंडामेंटल राइट्स आर ओवर डीपीएसपी, ठीक है। पार्लियामेंट का क्या रिएक्शन था, अब यहां पे क्या हो गई, पार्लियामेंट खफा हो गई, पार्लियामेंट क्या हो गई, खफा हो गई। क्योंकि सीधी सी बात है, पार्लियामेंट काम क्या कर रही है, पार्लियामेंट काम तो डीपीएसपी लागू करने का कर रही है ना, आर्टिकल 46 को लागू कर रही है ना। कोई घर से कोई नया आर्टिकल लाके तो नहीं ले रही, या कोई पर्सनल जवाहरलाल नेहरू अपनी इच्छा से तो काम नहीं कर रहा। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो उनको समझ में आया, जो उनको करना चाहिए था, उनके हिसाब से उन्होंने किया। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो भी गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कि भैया मेरी मम्मी मना कर रही है, भैया हमारे तो नहीं है, ये लागू नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने भी किताब को पढ़ के अपना इंटरप्रिटेशन लाके उन्होंने बता दिया। तो दोनों ही सही है, बट सरकार को अब इस पे एक्शन लेना था। सरकार को इस पे एक्शन लेना था क्योंकि वो इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से पढ़ रहे थे कि भैया आर्टिकल 46 को लागू करना है, हमें वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट चाहिए, ये चीज थी। इसी साथ क्या होता, इसी के टाइम कंटेम्पररी टू दैट, साइमल्टेनियस टू दैट, एक लैंड रिफॉर्म्स वाला केस भी चल रहा था। यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स वाली कहानियां भी चल रही थी। लैंड रिफॉर्म्स भी क्या है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं वो पूरी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। तो जिन जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा अथाह में जमीन हुआ करती थी, जो अंग्रेजों के जमाने से या राज रजवाड़ों से चलती हुई आ रही थी, जिन पे उनका हक नहीं था, उन्होंने बाहुबल दिखा के या फोर्स दिखा के उन्होंने अक्वायर करी थी। तो अब इस रिफॉर्म्स में क्या कर रहा था, उनसे, अब है तो उनकी ऑन पेपर, जब आजाद हुआ देश तो उन्हीं की है, ठीक है, चाहे उन्होंने किसी भी तरीके से करी हो, साम दंड दंड भेद कुछ भी करा उन्होंने, हुक और ग्रुप कैसे भी किया हो, उनके पास थी जमीन, तो दे आर दी राइटफुल ओनर्स। अब इस दिन क्या हुआ, अब यहां पे क्या, लैंड रिफॉर्म्स के लिए सरकार ने क्या करा, उनसे लैंड एक्वायर करना चालू कर दी। क्योंकि अब आप एक देश के सिटीजन हो, आप राजा नहीं हो, आप जमींदार नहीं हो, अब आप एक देश के सिटीजन हो। तो जो भी एक्स्ट्रा माल आपके पास पड़ा है, जो आपको जरूरत नहीं है, अच्छा खासा होने के बाद भी, तो सरकार उनसे वो अक्वायर कर लेती थी अगेंस्ट दी कंपनसेशन, सर्टेन अमाउंट ऑफ कंपनसेशन डिसाइड करके। तो वहां पे लेकिन वो मिनिमल कंपनसेशन होता था, हर किसी को चाहिए नहीं होता था, या राजी नहीं होते थे। तो यहां पे भी एक बसड़ चालू हो गई थी कि भैया जब वीकर सेक्शन के लिए हम काम कर रहे हैं, तो जब फंडामेंटल राइट को ऊपर रख दिया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे करा है, तो हम कभी भी ये पॉलिसीज कर ही नहीं पाएंगे, हम कभी भी वीकर सेक्शन का अपलिफ्टमेंट कर ही नहीं पाएंगे। हम कैसे उठाएंगे लोगों को, हमारे को उठाने नहीं दे रही सरकार, सुप्रीम कोर्ट उठाने नहीं दे रही। जब भी हम कोई काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारे को मना कर देती है। और यहाँ पे तो क्लियरली इन्होंने वर्डिक्ट दे दिया कि फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर टू डीपीएसपी। तो डीपीएसपी लागू होगा कैसे, तो कुछ ना कुछ तो फेरबदल करना पड़ेगा, नहीं तो कहानी खत्म हो जाएगी। नहीं तो क्या हो गया, डेडलॉक आ गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल लागू ही नहीं हो सकते, और वहां पे हमें बोल रखा है कि लागू करना जरूरी है। तो अब कुछ ना कुछ तो पेच निकालना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो नया करना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट ने क्या करा, पार्लियामेंट, अच्छा यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे एक बात समझने की है कि थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं यहाँ पे, पहले आपको ये कहानी थोड़ी सी मिटा दो। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि फंडामेंटल राइट्स आर मोर पावरफुल देन डीपीएसपी, अग्रीड, नो ऑब्जेक्शन टू इट, ये यहां तक की वर्डिक्ट थी। बट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो, और अमेंड करके आप डीपीएसपी लागू कर सकते हो ताकि डेडलॉक नहीं आए। तो इन्होंने ये एक तरीका दिया, सुप्रीम कोर्ट का ये था, द पार्लियामेंट रिस्पॉन्डेड बाय अमेंडिंग एंड मॉडिफाइंग फंडामेंटल, और इसी के तहत क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया गया बाय द पार्लियामेंट विच वर कमिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद द डीपीएसपी। तो पार्लियामेंट ने इसका इलाज क्या निकाला, पार्लियामेंट ने जो जो फंडामेंटल राइट बीच में आ रहे थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करने में, उनमें थोड़े से फेरबदल
कर दिए, उनमें कुछ ना कुछ ऐड कर दिया। इसके लिए फर्स्ट अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट और 17th अमेंडमेंट लेके आए। कौन सा अमेंडमेंट लेके आए? फर्स्ट अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट और 17th अमेंडमेंट लेके आए। तो इसके तहत इन्होंने आर्टिकल 15 की थोड़ी सी भाषा चेंज कर दी, आर्टिकल 29 की थोड़ी सी भाषा चेंज कर दी, आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B ये इंसर्ट कर दिया, ये सब इंसर्ट कर दिया। तो इन्होंने कुछ ना कुछ चेंज किया। अब क्या क्या है ये भी अभी आगे आते जाएंगे, और बाकी वैसे आपको पता ही है क्या क्या भाषा है। आप आर्टिकल निकाले उसके नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी रोक थी, इनको रोक को हटाने के लिए इन्होंने फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर दिया, ठीक है। तो 31A 31B क्या हो गया? कंपलसरी एक्विजिशन को लागू कर दिया कि भैया ठीक है आप हम प्रॉपर्टी लेंगे या कुछ भी लेंगे, 31A 30 सेव कर दिया इन लॉ को कि जब भी हम डीपीएसपी को लागू करने के लिए कोई लॉ बनाएंगे तो वो फंडामेंटल राइट को वायोलेट होता हुआ नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने फंडामेंटल राइट्स की लैंग्वेज में थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दिया और फंडामेंटल राइट को अमेंड कर दिया। यहां तक की कहानी समझ में आती है, चंपाकरम दोहराइजन केस। फिर कहानी ऐसी बढ़ती गई, फर्स्ट अमेंडमेंट आया, फोर्थ अमेंडमेंट आया, 17th अमेंडमेंट आया, जो मैंने बताया जिससे इन्होंने फंडामेंटल राइट में थोड़े से बदलाव करे। लेकिन कहानी आगे बढ़ती गई, फिर आया गोलकनाथ केस 1967। यहां पे क्या है? ये लैंड रिफॉर्म का केस है, ये लैंड रिफॉर्म का केस है। अब लैंड रिफॉर्म आपको समझ में मैं समझा ही चुका हूं। लैंड रिफॉर्म क्या है? जिनके पास अबव सीलिंग लिमिट्स तय कर दी गई थी, सीलिंग लिमिट्स तय कर दी गई थी कि इतनी लैंड आप रख सकते हैं, इससे ऊपर जो भी होगी तो जो गवर्नेंस है वो आपकी लैंड ले लेगी फॉर कंपनसेशन डिसाइडेड बाय देम, और आपको कंपनसेशन देके वो फ्री करेगी और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। क्यों? क्योंकि ये बोलता है आर्टिकल नंबर 39B और 39C, The state shall in particular direct its policy towards securing that the ownership and control of the material resources of the community so are distributed so as to serve the best of common people। ठीक है, तो जो कॉमन लोग हैं, जो आम आदमी है, उनके वेलफेयर हो, उनके जो पर्पस है वो सॉल्व हो, उसके लिए मटेरियल रिसोर्सेस कुछ ही लोगों के पास रहें ये जरूरी नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। आपको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि टू सर्व दी कॉमन गुड, हर इंसान का भला हो। तो यहां पे क्या है? ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, अक्यूमुलेटेड बाय फ्यू नहीं होने चाहिए। ये था आर्टिकल 39B। सिमिलरली आर्टिकल 39C बोलता है द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग that the operation of economic system does not result in the concentration of wealth and means of the production to the common detriment। तो ये क्या बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वापस वही बात बोल रहा है, मटेरियल रिसोर्सेज जो भी है या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, सारा का सारा अक्यूमुलेट नहीं हो जाए, रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर वाला कंसेप्ट नहीं आ जाए, सब उनके पास अक्वायर नहीं हो जाए। हमें डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है। हम बीच में सरकार खड़ी है ना, तो हमारा काम क्या है? यहां से लो, यहां पे बांटो, टैक्स करो, इनको दो, या इनका कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है तो इनसे लो और इनको प्रोवाइड कराओ। ये इस टाइप की सरकार, तब इस तरीके मूवमेंट चल रहे थे, तब सोशलिस्ट कंट्रीज भी इसी तरीके से काम कर रही थी, तो ये सारे पार्ट पे भी काम किया जाता था। बट ये सरकार की सोच थी, उस टाइम की सरकार की सोच थी, गलत नहीं थी, गलत तब भी नहीं थी, गलत आज भी नहीं है, गलत कुछ है ही नहीं, ठीक है। बट वो ये इंटरप्रिटेशन की बात है, तो इंटरप्रेट इस तरीके से कर रही थी कि हमें इनसे लेना है और इनको बांटना है। बट ऑब्वियसली बात है, जिसकी जमीन जा रही है दुख तो उसको है, दर्द तो उसको है कि भैया तुम कैसे ले रहे हो, मेरे माँ बाप दादा परदादा ने इतनी सारी जमीन अक्वायर करी है, भले ही बाहुबल से करी हो, भले ही खरीद के करी हो, क्या पता आपको नहीं पता, बट है तो मेरी ना, आज की तारीख में तो मेरी, और तुम आगे उठा के ले जा रहे हो। तो इसी तरीके का एक केस था गोलकनाथ केस। अब गोलकनाथ केस के पास कुछ 500 एकड़ जमीन थी। अब इन बेचारे भाइयों से, हेनरी गोलकनाथ और आईसी गोलकनाथ जो थे, से क्या करा, इनसे 470 एकड़ तो जमीन रख ली और इनको बोल दिया 30 एकड़ में खुश हो जाओ तुम। 470 एकड़ अक्वायर कर रहे हैं हम, 30 एकड़ में तुम खुश हो जाओ। तब वो आदमी बोलेगा यार मैं कहाँ कल को अमीर था, तुम 2 मिनट में मेरे को रोड पे ले आए, तो उसके लिए तो भैया दुख की बात है, वो उसको चैलेंज करेगा। वापस ये आया। अब इस टाइम क्या होता था? इस टाइम आर्टिकल 19(1)(f) एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी। इसी तरह आर्टिकल 31 एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी के राइट थे, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन देते थे कि कोई भी तुम्हारी लैंड तुमसे नहीं ले सकता है, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुमसे नहीं ले सकता, ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। तो इसी को चैलेंज इन्होंने इस पे किया कि भैया मेरा आर्टिकल 19(1)(f) हो रहा है, एब्रोगेट हो रहा है, आर्टिकल 31 एब्रोगेट हो रहा है, आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी की बात करती है कि सब कुछ बराबर है, जिसके पास जो है उसका है, आप बराबरी का कर रहे हो, आप तो उनको उठा रहे हो, हमारे को नीचे कर रहे हो। तो आर्टिकल 14 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की जो बात कर रहा है, वो आप मेरे को लॉ प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। तो ये प्रॉब्लम इनको क्रिएट हो रही थी और इन्होंने इसको चैलेंज करा। अब क्या हुआ? यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा? सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे भी एक डिसीजन दिया कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अब्रिज्ड और डाइल्यूटेड। यहां पे इतना तक बोल दिया, यहां तक इतना तक बोल दिया
कि आप फंडामेंटल राइट तो सैक्रोसेंट है, आप इनको डाइल्यूट भी नहीं कर सकते, आप इनको अमेंड भी नहीं कर सकते और अब्रिज भी नहीं कर सकते आप इनको, ठीक है। फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी लागू करने के लिए आप अब्रिज और डाइल्यूट नहीं कर सकते हो, आप इनको ना तोड़ सकते हो ना इनको कमजोर बना सकते हो। तो जो जिस तरीके से दिया हुआ है उसी तरीके से लागू होगा फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी, क्योंकि लड़ाई किसकी चल रही थी अभी, डीपीएसपी की चल रही थी। तो डीपीएसपी को लागू करने के लिए आप फंडामेंटल राइट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, और बाकी के लिए तो वैसे भी करना मतलब ही नहीं है। तो दीज आर मोरलेस सेक्रोसेंट, एकदम पवित्र है, ग्रंथ है, इनको ने छू सकते हो। जैसे हम पवित्र ग्रंथ को जो लिखा हुआ है मानते हैं, उसी तरीके से आपको फंडामेंटल राइट भी मानना पड़ेगा। बट अब ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये इंसान ने बनाया है तो इस पे तो भैया क्वेश्चन होंगे। वही चीज को अगर तुम भगवान के नाम से बेच देते तो शायद हम नहीं मानते, नहीं इतनी बहस करते, पर क्योंकि क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंसान की बात है तो इंसान की तो कोई है ही नहीं, तो इस पे तो लड़ाई झगड़े आगे भी चलते रहे। तो इनमें क्या करा, पार्लियामेंट ने क्या करा, पार्लियामेंट ने, पेन चेंज कर लेता हूं, द पार्लियामेंट रिस्पॉन्डेड अगेन बाय ब्रिंगिंग द 25th अमेंडमेंट, 24वां अमेंडमेंट और 25वां अमेंडमेंट, यहाँ 24 नहीं दे रहेगा। तो पार्लियामेंट क्या लाई, 24 और 25 अमेंडमेंट लेके आई, दो अमेंडमेंट नए ले आई, 24th और 25th अमेंडमेंट। अब इधर क्या बोला था कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट आप अब्रिज नहीं करोगे ना डाइल्यूट करोगे। तो इन्होंने 24th 25th अमेंडमेंट लिया है, जिसमें क्या किया गया, इफ अ लॉ इज मेड टू गिव इफेक्ट टू डीपीएसपी, आर्टिकल नंबर 39B एंड 39C जो अभी हमने पढ़ा था कि भैया वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए अगर हम किसी की प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं या मटेरियल रिसोर्सेस एक जगह कॉन्सेंट्रेट ना हो, फॉर दी कॉमन गुड होना चाहिए, इस तरीके से हमारे मटेरियल रिसोर्सेज होनी चाहिए, जो हमारी वेल्थ है कंट्री की वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए कि इट शुड नॉट बी फॉर अ स्मॉल लॉट ऑफ पीपल, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी होल कंट्री, सबके लिए होना चाहिए, एक कॉमन गुड को सर्व करना चाहिए। तो यही 39B और C में हमने भी पढ़ा। तो इन्होंने क्या बोला, पार्लियामेंट ने बोला हम ऐसा अगर कोई भी लॉ बनाते हैं टू गिव इफेक्ट टू द डीपीएसपी मेंशन इन आर्टिकल 39B एंड 39C जो भी हमने पढ़ा, इनको लागू करने के लिए अगर हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, the law violates article 14 even if the law violates article 14, article 19 और article 31, ये जो मैंने अभी बताया कि ये वायोलेट कर रहे थे ये लॉ, तो अगर ये इसको वायोलेट भी कर रहे हैं, they should not be declared as unconstitutional and void merely on this ground। तो ये एक अमेंडमेंट लिया है इन्होंने, आर्टिकल 31C ऐड कर दिया, जिसमें ये साफ साफ लिख दिया। तो क्या करा पार्लियामेंट ने, कहानी समझ में आई आपको, एक काले पेज ले लेते हैं अपन, ये ब्लैंक ले लिया था, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने क्या करा, पार्लियामेंट 31C एक नया आर्टिकल ले आई, डाल दिया उन्होंने, जो बोला कि 39B या 39C को लागू करने के लिए अगर मैं कोई भी लॉ बना रही हूं या बना रहा है पार्लियामेंट, तो उसको आप वॉइड घोषित नहीं कर सकते, 39B और 39C में जो भी कहानी दे रखी है। समझ में आती है बात। ये पार्लियामेंट का रिएक्शन था ऑन द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि आप फंडामेंटल राइट को न ले सकते हो, एब्रोज कर सकते हो, ना उसको डाइल्यूट कर सकते हो। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने रिएक्शन दे दिया कि भैया हम तो आर्टिकल ही डाल देते हैं भाई साहब, कि अगर इसके तहत हम कोई काम कर रहे हैं ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो बहुत परेशान कर रही है, तो 39B 39C को लागू करने के लिए अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको आप वॉइड घोषित नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट वॉइड घोषित नहीं कर सकती। अब ऑब्वियसली बात है, जब ये किताब में ही छप गया तो सुप्रीम कोर्ट इसी को पढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन दे रही थी वो कहां से दे रही थी, किताब के अनुसार ही दे रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही दे रही थी। अब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिख दी तो सुप्रीम कोर्ट को यही पढ़नी पड़ेगी, इसी के तहत काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये आती कहानी समझ में। साथ ही साथ इन्होंने एक और पॉइंट डाला, एनी सच लॉ विच कंटेन्स द डिक्लेरेशन दैट इज टू गिव इफेक्ट टू द डीपीएसपी इन आर्टिकल 39B एंड C शैल नॉट बी क्वेश्चन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इन्होंने बोला वॉइड तो घोषित मत करो, आप वॉइड तो घोषित कर ही नहीं सकते आप। समझ में आती है बात, क्योंकि आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल का काम कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन का ही काम कर रहे हो, लेकिन आप उसको क्वेश्चन भी नहीं करोगे, जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होगा उसको कोर्ट में ले जाया ही नहीं जा सकता। कोई आदमी ये बोल के बात ही नहीं कर सकता कि भैया मेरा ये आर्टिकल वायोलेट हो रहा है या मेरा फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है, तो उसको वो चैलेंज भी नहीं कर सकता कोर्ट पे। इतनी बड़ी बात बोल दी इन्होंने। तो अब ऑब्वियसली बात है, सुप्रीम कोर्ट को भी अपना डिसीजन देना था, सुप्रीम कोर्ट भी वेट कर रही थी कि भैया हाँ यार ये इनका वर्डिक्ट है, अब हम हमारा वर्डिक्ट देंगे। पर सुप्रीम कोर्ट ऐसे चलते फिरते अखबार में तो निकाल नहीं सकती, और ना वो लेजिस्लेटिव बॉडी है कि लॉ बना दे, तो उसको क्या चाहिए, कोई ना कोई केस चाहिए, कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, उस मुद्दे के तहत वो जवाब देगी। तो ऐसा मुद्दा आया फिर 1973 में केशवानंदा भारती केस।
केशवानंदा भारती केस लैंडमार्क केस है हमारी हिस्ट्री का, बहुत सारे पहलू बदले। ठीक है, तो केशवानंदा भारती केस में क्या किया गया? केशवानंदा भारती केस क्या है? अब ये एक रिलीजियस वाला पार्ट आ गया। यहां पे हमें पढ़ना है आर्टिकल नंबर 25। ये मैंने आपको शायद यहां पे दिया नहीं, आर्टिकल 25-26। तो आर्टिकल 25-26 मैंने आपको दिया नहीं है, आप अपने रेफर कर सकते हैं। आर्टिकल 25-26 में लेना भूल गया यहाँ पे, बट मैं आपको समझा देता हूँ। आर्टिकल 25-26 क्या था? रिलीजियस फ्रीडम देता है। किसी भी ग्रुप को, किसी भी सेक्शन ऑफ पीपल को जो एक पर्टिकुलर धर्म मान रहे हैं, वो अपना धर्म प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप रिलीजन को अपने तरीके से, आप उनकी प्रॉपर्टी खरीद बेच, जो भी आपको करना है, अक्वायर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, वो सब आपके रिलीजियस अफेयर है, पर्सनल अफेयर वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, तो 25-26 आर्टिकल आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन देते हैं मोटा मोटा। अब इसी तरीके से जो केशवानंदा भारती थे, ये एदनीर मठ है एक साउथ में, वहां के हेड हुआ करते थे, मठधारी हुआ करते थे। तो ये नए नए मठ बने थे, मठधारी बने थे, एडनीर मठ है साउथ में। तो वहां की जो भी प्रॉपर्टी थी वो इनके अंडर आती थी। जो भी प्रॉपर्टी होती थी केरला की, वो इनके अंडर, मतलब केरला में जो एदनीर मठ था उसकी जो भी प्रॉपर्टी थी वो केशवानंदा भारती को बिलोंग करती थी, क्योंकि ही वॉज दी हेड उस टाइम। जैसे जैसे हेड चेंज होंगे, ऑब्वियसली बात है, उनका जो ओनर है वो भी चेंज होता रहेगा, या रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी, जो गार्जियन है वो चेंज होता रहेगा। तो इसमें क्या हुआ? अब लैंड रिफॉर्म की ही कहानी है, ये भी लैंड रिफॉर्म की कहानी की एक्सेस लैंड जो है, अब वो ऐसा तो है नहीं कि पर्सनल कोई दुश्मनी थी कि जमींदार से लेना है या राजा रजवाड़े से लेना है। किसी के पास भी जब एक्सेस ऑफ लैंड पड़ी है विदाउट एनी यूज, या उसके काम नहीं आ रही, या वो उसके काम से ज्यादा पड़ी है, तो सरकार उसकी लैंड अक्वायर कर सकती है और वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है फॉर दी वीकर सेक्शन और फॉर दी अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी। उसके लिए करना उनका काम है। तो सरकार ने, एक्चुअल में क्या होता है उससे मतलब नहीं, किताब की बातें बता रहा हूं। एक्चुअल में लैंड लेके मंत्री अपनी जेब में डाल देता है, ऊपर सौदा कर लेता है, क्या कर लेता है, इससे आपको कोई लेन देन नहीं है। अपन किताब की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हो रहा है वो बात नहीं कर रहे था। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो सब कुछ ही उल्टा सीधा हो रहा है। तो इसी तरह लैंड रिफॉर्म था, यहाँ पे इनसे भी लैंड अक्वायर गई। तो इन्होंने बोला भाई साहब ये आप क्या कर रहे हो, आप तो बिल्कुल ही बेशरम होते जा रहे हो। पहले तो आम आदमी की जमीन खींच रहे थे आप, अब तो आप रिलीजियस जमीन खरीद रहे हो, भगवान की जमीन खरीद रहे हो। भैया यहाँ तो पता नहीं क्या हुआ था आज से 5,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, या हमारा सेक्ट की क्या बिलीव है, हमारा क्या बिलीव सिस्टम है। आप तो बहुत ही ज्यादा मजाक कर रहे हो, आप गलत तो कर ही कर रहे हो, साथ साथ पाप भी कर रहे हो आप। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भाई मेरा आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 वायोलेट कर रहे हैं, मेरे को अधिकार है कि मैं मेरी प्रॉपर्टीज मैनेज करूं, ये हमारी प्रॉपर्टीज अपने आप ले रहे हैं। फिर हम किस तरीके से काम करेंगे, फिर हमारे को कौन सा अधिकार है? आप तो हमारे रिलीजन में घुस रहे हो, हमारे को धक्का दे रहे हो, हमारी पूरी अस्तित्व खत्म कर रहे हो, हमारा धर्म ही खत्म कर रहे हो। हमारे यहाँ पे वैसे भी लंबी छोटी सी बात को च्युइंगम की तरह खींच के पढ़ाने की बात है, कोई अच्छाई भी होगी तो उसमें हम धर्म वाला पार्ट ढूंढ लेंगे। क्योंकि जो चल रहा है वो वैसे ही चलता हुआ आना चाह रहा है, किसी को चेंज चाहिए ही नहीं जीवन में। तो पार्लियामेंट ब्रॉड 42nd अमेंडमेंट। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इससे पुराने जो बात हुई थी, जो गोलकनाथ केस में बात हुई थी, उससे रिलेटेड बात करी कि भैया 39B और जो C है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए अगर आप कोई लॉ बना रहे हैं तो उसको वॉइड घोषित नहीं करेंगे। ये बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हम मान लेते हैं। आपने किताब में लिख दिया, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, सही बात है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है हमें तो वो मानना है, उसमें हम कोई दोहराई नहीं दे सकते। बट आप जो ये दूसरी चीज लिख रहे हैं ना, कि क्वेश्चन ही नहीं करोगे, तुम पूछोगे नहीं, चैलेंज ही नहीं हो सकता, ये पावर आपके पास नहीं है, क्योंकि ये पावर है जुडिशियल रिव्यू की। और जुडिशियल रिव्यू क्या है? इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है, एक रूल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रेट किया है कि कुछ ऐसे पहलू हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे किसी भी बिल्डिंग को बनाते हैं ना हम, तो हमें नींव पहले क्या होती है, फाउंडेशन क्रिएट करनी पड़ती है। फाउंडेशन क्रिएट करनी पड़ती है, उसके ऊपर हम बिल्डिंग क्रिएट करते हैं। कोई भी चीज है तो पहले हमें उसकी बेस बनाना पड़ता है, फिर उससे ऊपर वो लेट डाउन की जाती है। तो इसी तरीके से हमारा जो जुडिशियल रिव्यू है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है कि भैया सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, वो किसी भी चीज को रिव्यू कर सकती है। तो आप ये जो बात कर रहे हैं कि भैया क्वेश्चन ही नहीं करेगी, दिस इज अगेंस्ट दी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती, क्योंकि इसी के बेस पे तो ऊपर होना है। इसके ऊपर की बहस आप कर लो, नीचे की नींव तो ये रहेगी। कल को तुम नींव ही बदल दोगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल गया, फिर तो हमारा देश ही बदल गया, फिर तो कोई स्टेट उठ के दूसरी कंट्री में मिल जाए तो भी क्या दिक्कत है? कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा था, हमने तो नींव ही बदल दी, यूनियन ऑफ स्टेट्स की जगह हम फेडरेशन बन जाए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है चेंज फिर तो, पर नहीं, ये आप नहीं कर सकते।
तो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ठीक है यार, हम ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि 39B और C क्योंकि जरूरी है, क्योंकि वीकर सेक्शन का अपलिफ्टमेंट करना है, देश को आगे बढ़ाना है, बराबरी लानी है, तो सही है, समझ में आता है कि भैया 39B को अगर आप लागू करोगे और इनकेस वो किसी फंडामेंटल राइट को वायोलेट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम मान लेंगे वैलिड है, वो वॉइड नहीं हो। यहां तक बहस, लेकिन इसमें बहस जरूर होगी। आप बोलो बहस भी नहीं हो, आप कोर्ट में चैलेंज भी नहीं हो, क्वेश्चन ही नहीं हो, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो, तो ये नहीं चलेगा, वो तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है एंड नोबडी कैन टेक दिस फीचर आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आउट ऑफ द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यही बात यहां पे बोली गई। तो इस तरीके से क्या गया, लैंड रिफॉर्म के पार्ट में केशवानंद भारती की जमीन तो गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सही माना ना कि 39B और C के तहत आपको अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन के लिए या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ रोकने के लिए आपको ये करना है, तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि भैया ये जुडिशियल रिव्यू का पार्ट नहीं है, ये जुडिशियल रिव्यू होगा ही नहीं, इस पे कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा। अब पार्लियामेंट ने फिर अपना रिएक्शन दिया, पार्लियामेंट ने बोला कि अब यार, अब यहां पे क्या कहानी थोड़ी सी खत्म हो गई, अब यहां पे पार्लियामेंट ने लेवल क्रॉस कर दी, यहां पे पार्लियामेंट को ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, फाइन इनफ है, अगर सुप्रीम कोर्ट समझने के लिए तैयार है, दुनिया समझने के लिए तैयार है, जब इनसे हम ले सकते हैं तो अब इसको आगे नहीं बढ़ाना था। बट पार्लियामेंट ने क्या करा, एक स्टेप और फर्दर लिया, जिसका कोई खास फर्क पड़ा नहीं, इनफैक्ट वापस टेकन बैक ही करना पड़ा उनको, कि क्या बोला, 42nd अमेंडमेंट लाई वो 1976 में, 42वां अमेंडमेंट लाई, संशोधन लाई 1976 में, विच एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ अबव फर्स्ट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 31C। पहला जो प्रोविजन था 31C का कि 39B और 39C को लागू करने के लिए अगर कोई लॉ बनाया जाता है तो उसे वॉइड घोषित नहीं किया जाएगा, इसको क्या कर दिया इन्होंने, एक्सटेंड कर दिया, एनी लॉ टू इंप्लीमेंट एनी ऑफ द डीपीएसपी। अभी क्या था भैया, अभी सिर्फ 39B और C की बात थी, सिर्फ 39B और C को लागू करने के लिए, जहां पे वीकर सेक्शन के अपलिफ्टमेंट की बात हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकने की बात हो रही है, वो ही बात चालू होगी। इन्होंने क्या बोला, यार चलो अब उंगली दी, अपन तो हाथ ही पकड़ लेते हैं, अपन तो पूरा ही सारे डीपीएसपी हो जाए, पूरे के पूरे डीपीएसपी हो जाए, आर्टिकल नंबर 37 38 जब से चालू हुआ है, आर्टिकल 38 से लेकर आर्टिकल 50 सारे के सारे हो जाए, 51 तक सारे हो जाए, क्लियर है। तो ये गलती कर दी इन्होंने, यहां पे ये गलती कर दी, और इसको फिर बाद में मिनर्वा मिल केस 1980 में आया। अब वापस बात है, सुप्रीम कोर्ट कब जवाब देगी, सुप्रीम कोर्ट तो किसी न किसी केस में ही जवाब देगी। तो इन्होंने क्या बोला, a law made under article 31C would be protected only if it is made to implement directives of 39B and 39C। कि चाचा इतना आगे मत निकलो, तुम्हारे को आजादी दी है उसी हिसाब से रहो, 39B और 39C हमें समझ में आता है कि जरूरी है, हमें लगता है कि ये जरूरी है हमारे देश को बेहतर बनाने में या हमारे देश को आगे बढ़ाने में, लेकिन तुम बोलो कि कोई भी डीपीएसपी लागू करने के लिए हम कोई भी फंडामेंटल राइट अबरिज कर देंगे, एब्रोगेट कर देंगे, तो वो नहीं चलेगा, तो सिर्फ 39B और 39C की हम आपको परमिशन दे सकते हैं, इसके ज्यादा हम आपको परमिशन नहीं देंगे। और द एक्सटेंशन टू ऑल डीपीएसपी वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन मिनर्वा मिल केस 1980। 1980 में जाके इसकी लड़ाई खत्म हुई, खत्म इन द सेंस पॉज लगा, अभी भी खत्म नहीं है, अभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें चल रही है, उसमें फिर लड़ाई उठेगी, सुप्रीम कोर्ट के अपने वर्डिक्ट आएंगे। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि आप भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए काम करिए। यहां पे पहले ऐसा सुप्रीम कोर्ट का नजरिया था कि डीपीएसपी को रोकने पर लगी भी नहीं थी, इंटरप्रेट इस तरीके से किया जा रहा था कि फंडामेंटल राइट को वायोलेट नहीं करना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट डिमांड कर रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाओ, उसके ऊपर कोई काम करो, ठीक है। तो दिस इज हाउ द कंट्री चेंजेस, इवोल्यूशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। जो सोच पहले रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स, गंदी या प्रॉपर मानी जाती थी, सब बदल जाती है। तो ऐसा बहुत कुछ बदलाव आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पे क्या हुआ, मिनर्वा मिल केस 1980 के तहत क्या पॉज लगा कि भैया सिर्फ जो कहानी थी वो क्या है, 39B और 39C को लागू करने के लिए, डीपीएसपी को लागू करने के लिए आप फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर सकते हो, अदरवाइज वायोलेट कर सकते हो, अदरवाइज फंडामेंटल राइट ही राजा है, फंडामेंटल राइट ही पापा हैं, यही ऊपर रहेंगे और दूसरा कोई ऊपर नहीं रहेगा। ये इसकी प्रेजेंट सिचुएशन है। ये लड़ाई है फ्रॉम 1947 और रादर 1951 जब चंपाकरण दोहरा केस आया तब से लेके आज तक की 1980 तक की। सो व्हाट इज द प्रेजेंट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, अगर हम बताएंगे तो वैसे मैं आपको समझा ही चुका हूं आसान शब्दों में, अब थोड़ा सा फॉर्मल शब्दों में इसको देख लेते हैं। सो इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल विच शुड प्रिवेल। द प्रेजेंट ऑर्डर क्या है, फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट 14 एंड 19 आर प्रायर, जो भी इनके अलावा, क्योंकि 14 19 वायोलेट हो सकते हैं तो इनको हम बाद में रखेंगे। और उसके बाद आता है, तो सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट, यहां पे आप देख लो, सबसे पहले फंडामेंटल राइट ऊपर है, फिर डीपीएसपी है,
39 बी और सी, क्योंकि इनको लागू करने के लिए आप फंडामेंटल राइट वायोलेट वॉइड कर सकते हो। तो वो फंडामेंटल राइट जनरली कौन से वॉइड होते हैं? 14 और 19, तो ये इसके नीचे रख दिए गए। इसके बाद फिर जितने भी डीपीएसपी है वो सारे के सारे, इसके अलावा अदर डीपीएसपी, अदर बोल दो, जो भी डीपीएसपी है वो फंडामेंटल राइट के नीचे ही रहेंगे। कुल मिला के सिर्फ 39 बी और 39 सी को ऊपर रखा गया है, बाकी सबको नीचे रखा गया है फंडामेंटल राइट्स के। दिस मीन डीपीएसपी 29 बी एंड 29 सी हैज बीन गिवन प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट। और अभी के लिए क्योंकि जो मुद्दे आए हैं वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और इनको वायोलेट करने के लिए आए हैं, तो इन्हीं के ऊपर इनको रखा गया है। बट अदरवाइज अगर हम देखेंगे तो कोई और फंडामेंटल राइट भी वायोलेट होगा तो दे विल बी गिवन प्रेसिडेंस। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फाइट्स इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा, जिसमें कोई इंसान इन्वॉल्व नहीं है बट कॉन्स्टिट्यूशन में ही आपस में लड़ाई हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के शब्दों में लड़ाई हो रही है, उसके व्याख्या में लड़ाई हो रही है, उसके मीनिंग में लड़ाई हो रही है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, और वो आज तक कहीं ना कहीं चलती हुई आ रही है। बट आई होप आपको अभी तक की जो लड़ाई है वो समझ में आ गई हो, पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया हो, व्हाट वाज इन दैट। और फिर आगे जो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे दैट वुड बी फंडामेंटल ड्यूटीज। यहां तक डीपीएसपी क्लियर हो गया, डीपीएसपी की लड़ाई भी क्लियर हो गई, पूरा एकदम मामला सेट है, घर भर बस गया है। अब हम जाएंगे फंडामेंटल ड्यूटीज पे कि सिटीजन से भी क्या है, कुछ ड्यूटीज एक्सपेक्ट करता है हमारा देश। पहले नहीं करता था, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज हुआ धीरे धीरे फिर वो एक्सपेक्ट करने लगा, तो उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, और टुमारो रादर। क्लासेस रेगुलर होंगी, डोंट वरी अबाउट इट। और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो यू कैन कमेंट इट डाउन, आप जो भी सवाल पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज यू कैन कनेक्ट विद मी एट वेरियस अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स जहां पे हम अवेलेबल रहेंगे।